अब आज हम पढ़ेंगे कि बोर का एटॉमिक मॉडल का सक्सेस क्या था और लिमिटेशन क्या था, ठीक है। और इसके पहले वाले लेक्चर में अगर आप लोग को कोई क्वेरी हो तो आप लोग आज भी पूछ सकते हैं और वहाँ से भी जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम देखते हैं अपना सक्सेस ऑफ बोर का एटॉमिक मॉडल। देखो जितने भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो उनकी क्या होती है, सक्सेस होती है, मतलब क्या क्या अच्छाइयाँ हुई हैं, और लिमिटेशन होती हैं, उसी को ड्रॉबैक। आपके एग्जाम में लिमिटेशन या ड्रॉबैक कर क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। तो कमियां भी होती हैं जिसको ड्रॉबैक करके पढ़ते हैं, और जो दूसरे साइंटिस्ट आते हैं फिर उसी पे वर्क करते हैं और इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि क्या इनकी एटॉमिक मॉडल की क्या क्या इनकी सक्सेस थी, ठीक है। तो पहला इनका क्या था कि एटम हैव ए न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देखो अभी तक इसके पहले भी जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे वहाँ ये नहीं पता चला था कि एटम के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है। लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने यहाँ से ये फाइंड आउट किया कि एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जिनको हम कलेक्टिवली एक साथ क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अगर आपसे पूछे कभी एग्जाम में दे दे कि न्यूक्लियॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं या न्यूक्लियॉन्स क्या हैं, तो आप जितने भी एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर नहीं न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीज़ रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं, ठीक है। और क्या पता चला यहाँ से, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। यहाँ से ये भी पता चला, साइज का हम लोगों ने अभी फार्मूला निकाला था ना, रेडियस का, रेडियस निकाल लिया तो हमको क्या पता चल गया, हमको साइज पता चल गया। और देखें ना आप लोग कितनी बहुत कम साइज थी। तो इनके एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चल गया कि जो एटम में न्यूक्लियस की साइज होती है वो वहाँ से हमने जो है Rn क्या है, रेडियस है। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि जो न्यूक्लियस जो होता है उसका जो रेडियस होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, और इट प्रेजेंट इन क्या होता है, सेंटर ऑफ एटम, ठीक है। और ये भी पता चल गया कि कहाँ होता है, सेंटर ऑफ एटम में होता है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना है तो फिर आप जो है बुक में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं दिया गया है, इसलिए मैं पूरा एक्सपेरिमेंट आपको करके नहीं बता रही हूँ, बाकी एक्सपेरिमेंट भी है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉयल लेके, गोल्ड का जो है फॉयल लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो जब उन्होंने बम्बार्डमेंट करवाया, जब उन्होंने रेज का बम्बार्डमेंट करवाया तो जो थी ना वो रेज पास नहीं हो रही थी, सेंटर से जो है नहीं पास हो रही थी। जो सेंटर से जब कोई चीज़ नहीं पास हुई तो ये पता चला कि सेंटर में कुछ है। तो क्या है, फिर और एक्सपेरिमेंट किए तो उनको पता चला कि सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है। क्या, सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि न्यूक्लियस जो होता है उसकी रेडियस बहुत छोटी होती है। सिंपल सी बात है, एटम ही जब इतना छोटा है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है तो उसकी रेडियस तो और भी स्मॉल होगी। तो इसकी रेडियस बहुत ज़्यादा छोटी थी। और कहाँ होता है, ये सेंटर में होता है। ये पॉइंट याद रखना, कहाँ होता है, सेंटर में होता है। सेंटर ऑफ किसके सेंटर में होता है, सेंटर ऑफ एटम में होता है, एटम के सेंटर में होता है। नेक्स्ट हमारा है क्या कहा है कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। मैंने आप लोग को बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। याद रखना, निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक। इसकी वैल्यू बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करके, क्या होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए, और मैं भी यहाँ पे लिख देती हूँ, -1.6 इंटू 10 टू पावर -19। और क्या यूनिट क्या होती है, यूनिट कूलाम होती है। क्या होती है, चार्ज की यूनिट हमेशा कूलाम ही होती है, ठीक है। तो -1.6 माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है ना, जब निगेटिवली चार्ज है तो माइनस ही तो लगेगा, और जस्ट इसका अपोजिट किस पे रहता है, प्रोटॉन पे रहता है। तो यहाँ से ये भी पता चला कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये भी पता चल गया कि जो निगेटिवली चार्ज इस तरह से था ना, यहाँ बीच में आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा आपका अब एटम बन गया। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर क्या करता है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाता रहता है। जब चक्कर लगाता रहता है तो इसी तरह से सेल बनता है। तो इसको N1 बोल दिए, इसको N2 बोल दिए, ठीक है। ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता रहता है इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, ठीक। इस तरह से रिवॉल्व करता रहता है। तो क्या कहा है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन।
जैसे आपको पता होगा ना, पढ़ा तो होगा आप लोगों ने, 10th आप लोग 10th पास करके आए हैं तो आपको इतना तो पता होगा, ये तो बेसिक सी बात है कि प्लैनेट हमेशा, जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? तो सन के अराउंड। किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं ना। तो यही कह रहे हैं, इसमें यही कह रहे हैं कि जैसे सन के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जैसे उसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसी तरह से ऐसे मान लो कि ये सन है और ये सारे प्लैनेट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऐसे घूमते रहते हैं, उनको हम प्लैनेट्स मान लेते हैं। तो जैसे इसको अगर हम सन मान लें तो जो है न्यूक्लियस को यहाँ पे ऐसे सन की तरह आप एज्यूम करिए, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ अराउंड क्या करता है, घूमता रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता रहता है। फिर कह रहा है द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या होता है, सर्कुलर होता है। जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है घूमने का, देख नहीं रहे हैं ये घूम रहा है, तो कैसे कैसे घूम रहा है, जब घूम रहा है तो गोला बना रहा है ना, जैसे इस तरह से नहीं घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे दाएं बाएं कहीं ऐसे इधर उधर जिग जैग नहीं मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होता है, सर्कुलर होता है। लेकिन ये कहाँ से पता चला, ये सब की सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चली, हमको जो बोर का एक्सपेरिमेंट था हमको वहाँ से पता चली हैं। तो ये सब के सब क्या थी, बोर की सक्सेस थी, जो बोर का एटॉमिक मॉडल था उनका क्या था, ये सभी का सभी सक्सेस था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि क्या कह रहा है, द अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहे हैं, कूलम्बिक फोर्स, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को समझाती हूँ क्या होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स या कूलम्बिक फोर्स, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, उस पर भी चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है। जब दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है, जब दो चार्ज के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है या जो भी फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, वो कूलम्बिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, कूलम्बिक फोर्स, जनरली अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। तो उसको कौन सा फोर्स कहते हैं, कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स को कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू किसके इक्वल है, बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ये किसके बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। यहाँ हम स्ट्रक्चर बना के समझते हैं, जैसे ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इधर ये आपका पूरा बेटम बन गया, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या है, न्यूट्रॉन है और क्या है, प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन, और देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता, जीरो होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो प्रोटॉन है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज है ना, और इलेक्ट्रॉन पे इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है। तो ये इस पर क्या है, इन दोनों के बीच कैसा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स लग रहा है। और याद रखना ये टूवर्ड्स सेंटर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, ये फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगता है, आउटवर्ड लगता है, ठीक है। तो टूवर्ड्स क्या कौन सा फोर्स लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और अवे फ्रॉम द एटम या अवे फ्रॉम द, मतलब कि इस एटम से दूर कौन सा लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ हमेशा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगता ही है। ये फिजिक्स में आप टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पे आपके टीचर पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इतना याद रख लेना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगता है और यहाँ पे अंदर की तरफ कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो अब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। इसी वजह से क्या होता है, यही एक रीजन है कि इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने पास को छोड़ के जाता नहीं है, चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि बैलेंस फॉर्म में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन एक बैलेंस में चल रहा है, ठीक है। क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों मिल के बराबर हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे उसकी पोजीशन पे क्या किए हैं, बैलेंस बना के रखे हुए हैं, ठीक है। बैलेंस बना के जब तक आप इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जब तक कुछ न कुछ इसमें क्या होता है, कहते नहीं
मतलब कोई डिस्टर्बेंस ना किया जाए, ये अपनी पोजीशन पे एज इट इज़ रहता है। लेकिन जब डिस्टर्बेंस करेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग आता है, काफ़ी चेंजिंग आता है। लेकिन जब हम डिस्टर्बेंस लाएंगे तब, नहीं करोगे डिस्टर्ब तो अपनी जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद अगला है यहाँ पे वही हो गया कि अट्रैक्शन फोर्स, मतलब अट्रैक्शन फोर्स टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ, टूवर्ड्स न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस की तरफ। और कौन सा लग रहा है, कोलम्बिक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कोलम्बिक फोर्स लग रहा है। ये किसके इक्वल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला भी होता है, क्या होता है, जो है mv स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला होता है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अगर मान लो कभी आ ही जाए, वैसे आएगा नहीं, केमिस्ट्री में नहीं आता है, लेकिन आप जानते रहिए आपकी जानकारी के लिए, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम mvr ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। देखो इलेक्ट्रॉन सब जगह, इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन बस जैसे आप सोचो कि बहुत सारा ऐसे, मान लो यहाँ पे है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ढेर सारे ऐसे क्या है, ढेर सारे ऑर्बिट्स हैं, ढेर सारे सेल हैं। तो इलेक्ट्रॉन सब में नहीं रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन बस उसी में रिवॉल्व करता है जिसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि भाई मोशन कर रहा है तो इसमें वेलोसिटी होगी, एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो जहाँ पे क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का ये mvr क्या है, फॉर्मूला है। एंगुलर मोमेंटम का mvr क्या है, फॉर्मूला है। तो जहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल होता है h/2π। मतलब कि जो mvr होता है, mvr इक्वल टू क्या होता है, nh/2π होता है। जहाँ ये जिस सेल में, जिस ऑर्बिट में ये चीज़ सेटिस्फाई करता है, बस इलेक्ट्रॉन आपका वहीं पे क्या करता है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन आपका जो है रिवॉल्व करता है, सब में रिवॉल्व नहीं करता। इलेक्ट्रॉन के घूमने की ये कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड घूमने की, टहलने की ये कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला लिखा भी हुआ है कि क्या होगा, mvr इक्वल टू nh/2π। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रख लेना। एंगुलर मोमेंटम पूछे, एंगुलर मोमेंटम मतलब ये क्या है, ये इसका टोटल वैल्यू, इसको क्या कहते हैं, यही आपका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचेंगे, मान लो आपको वेलोसिटी नहीं दिया है, रेडियस नहीं दिया है, तो मैंने आप लोगों को फार्मूला निकालना बताया है, ठीक है। वहाँ से आप फार्मूला निकाल के यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है। तो ये आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक। n क्या है, n आपका, n यहाँ पे क्या है, n आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ना तो जीरो होगा ना ही निगेटिव होगा, जीरो भी नहीं होगा, निगेटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। ये सब के सब बोर के सक्सेस, जो उनके एटॉमिक मॉडल थे उन सब का सक्सेस है। h की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, h की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई, h आपका क्या है, h आपका प्लैंक का कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसका यूनिट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, अच्छे से याद रखना। और क्या है, एंगुलर मोमेंटम कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब समझ रहे हो, मतलब कि 1 पॉइंट, फ्रैक्शनल वैल्यू के यहाँ मतलब है कि क्या होगा, 1.5 या फिर 0.5, ठीक है, 2.5, इस तरह से नहीं होगा, या 1/2, ठीक है, इस तरह से 2, 3/2, मतलब इस तरह से नहीं होगा, कोई इंटीजर नहीं होगा। जब भी होगा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कोई पॉजिटिव होल नंबर होगा, क्या होगा, कोई पॉजिटिव होल नंबर होगा। तो आज हम लोगों ने बोर के जितने भी सक्सेस मॉडल थे वो पढ़ा है, एक दो और चीज़ें बची हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे है, एक और है आपका, क्या है, द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इसको क्यों हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि जो
देखो स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, कोई भी चीज़ कहीं भी स्टेशनरी वर्ड आए इसका मतलब होता है रुकी हुई। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता, इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है। ऑर्बिट को स्टेशनरी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो घूमता है लेकिन ऑर्बिट नहीं घूमता। जैसे ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन के साथ घूमता है, जो भी है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये आपका ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट स्टेशनरी रहता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑर्बिट भी घूमता है क्या। नहीं नहीं, ऑर्बिट नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना कि ऑर्बिट रिवॉल्व करता है। तो ऑर्बिट क्या होता है, स्टेशनरी होता है। उसका रीज़न क्या है कि एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिट ऑलवेज कांस्टेंट। जो ये ऑर्बिट होते हैं, जो ये आपके सेल होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, इनकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। अगर इनकी एनर्जी ना कांस्टेंट होती तो हो सकता है ये भी बदल सकता था, लेकिन एनर्जी इनकी कांस्टेंट होती है। और इनका क्या है, इसको यहाँ पे एनर्जी का एक और फार्मूला आ गया कि क्वांटम। इसको कौन सी एनर्जी कहेंगे, मैंने आप लोग को बताया था कि एनर्जी बहुत तरह की होती हैं, लेकिन जनरली हम दो ही एनर्जी पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बाकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, बहुत कई टाइप्स की होती हैं। तो एक और आपको यहाँ पे एनर्जी मिल गया, क्वांटम एनर्जी, जिसका फार्मूला क्या है, डेल्टा ई इक्वल टू ई हायर माइनस ई लोअर, या फिर क्या E n2 माइनस E1। मतलब जो भी हायर वैल्यू एनर्जी होगी, मतलब आपको एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे दी रहेगी ना, तो जो हायर एनर्जी की वैल्यू रहेगी उसमें से आप लोअर को माइनस कर देंगे तो आपको डेल्टा ई मतलब चेंज, ये क्या है, डेल्टा ई का मतलब क्या है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। चेंज इन एनर्जी या फिर इसी को क्वांटम एनर्जी कही है। और ये एनर्जी कब आएगी, ये एनर्जी तब आएगी, मतलब कि यहाँ पे N2 और N1 जब सेल की वैल्यू दी रहेगी तब आएगी, और नहीं दी है तो आपको कुछ न कुछ डेटा दिया रहेगा। आप लोगों को एनर्जी के एक और फार्मूला पता है, अभी आज ही मैंने उसके बारे में बताया है स्टार्टिंग में ही। तो वहाँ से आप E1 और E2 की वैल्यू या फिर E हायर माइनस E लोअर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करोगे तो आपको चेंज इन एनर्जी क्या है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।